हाय गाइस, कैसे हो? तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं BTTH द फ्लेम एम्परर सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड को नहीं देखा तो जरूर जाकर पहले उसे देख लो, नहीं तो आप काफी सारे इम्पोर्टेंट चीजों को मिस कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को, पर उससे पहले कर लेते हैं लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियाओ यान की फाइनली एंट्री हो चुकी थी दाऊदी कॉन्टिनेंट में, जहां पर हेवन और अर्थ की एनर्जीज को फील करके जियाओ यान थोड़ा सा हैरान हो गया था। और इसके साथ ही दाऊदी कॉन्टिनेंट में उसकी मुलाकात होती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे, पर जियाओ यान उन लोगों को अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के साथ काफी आसानी से खत्म कर देता है। और जियाओ यान ने उस लड़की की जान इसलिए बचाई थी क्योंकि ऐसा करने के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे कहा था। इसके बाद हमें उस लड़की के बारे में पता चलता है, उसका नाम चिंग युआन था और वो म्यू फैमिली की सर्वेंट थी। और क्योंकि म्यू फैमिली को किसी मिस्टीरियस पर्सन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसलिए चिंग युआन अब से कुछ समय के लिए जियाओ यान के साथ रहने वाली थी। इसके बाद वो दोनों सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर जियाओ यान चिंग युआन से पूछता है, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता है? जियाओ यान इस जगह के बारे में इसलिए जानना चाहता था क्योंकि जैसा हम जानते हैं, जहाँ भी वो जाता है मुसीबत भी उसके साथ चलती है, जिस वजह से वो पहले ही ये जान लेना चाहता था कि आखिर वह यहाँ पर किससे पंगा ले सकता है और किससे नहीं। अब आगे एपिसोड 7 की शुरुआत में हम चिंग युआन को देखते हैं, जो जियाओ यान को बता रही थी कि ये कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें से एक हिस्सा होता है इंसानों का और कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्से में मैजिकल बीस्ट का राज है। हालांकि मुझे मैजिकल बीस्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर बात करी जाए इंसानों की तो इनको डिवाइड किया गया है 1 कंट्री, 2 पवेलियन, 3 वैलीज और 4 सेक्ट में, जिसके साथ ही इनकी बराबरी के कुछ और पावरफुल फैक्शन भी मौजूद हैं, पर ये जल्दी अपनी पावर को शो नहीं करते। कॉन्टिनेंट के इस नॉर्दर्न पार्ट को रॉयल फैमिली कंट्रोल करती है, जिसका विरोध करने के लिए काफी सारे फैक्शन सामने आए, लेकिन अंत में जाकर इनकी आवाज को दबा दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि रॉयल फैमिली के पास दाओ शियान लेवल के एक्सपर्ट हैं। जियाओ यान हैरान होते हुए कहता है, एक दाओ शियान एक्सपर्ट? रॉयल फैमिली सच में काफी पावरफुल है। और वह समझ पाता है कि आखिर रॉयल फैमिली सभी को डोमिनेट कैसे कर पा रही है। और फिर जब वह अपने बारे में सोचता है तो कहता है, लगता है मुझे अभी दाओ शियान तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। आखिरकार अभी के लिए उसका स्ट्रेंथ सिर्फ दाऊदी 3 स्टार में अर्ली स्टेज पर था। चिंग युआन कहती है, माना जाता है कि रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो कई जनरेशन से इस जगह पर राज करते हुए आए हैं। और जहाँ तक बात रही 2 पवेलियन की, तो ये हैं फेंगसियान पवेलियन और वानवा पवेलियन। फेंगसियान पवेलियन अब भी अपने डिसाइपल्स को रिक्रूट करता है, तो उनके रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वह सिर्फ फायर एट्रीब्यूट वाले डिसाइपल्स को रिक्रूट करते हैं, और वह भी सिर्फ मेल होने चाहिए। फेंगसियान पवेलियन के अंदर एक भी वुमेन मौजूद नहीं। वहीं दूसरी तरफ ठीक इसके विपरीत वानवा पवेलियन सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि एक समय पर फेंगसियान पवेलियन और वानवा पवेलियन दोनों ही एक थे और इनके लीडर्स के बीच हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, लेकिन किसी को भी इसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं। सभी को बस इतना ही पता है कि यह दोनों अभी अलग अलग हो चुके हैं। और शुआनलिंग कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। और फिर इसके बाद आता है तीसरा वैलीज, जिसमें से सबसे पहले है पिल वैली, नाइटमेयर वैली और एस्ट्रोलॉजी वैली। और पिल वैली का जैसा नाम है, यहाँ पर बिल्कुल भी जीनियस की कमी नहीं है। माना जाता है कि पिल वैली के लीडर को एक वैली ऐसी जगह मिली जहाँ पर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, और तब से ही शुरुआत हो गई पिल वैली की। और जैसा कि हम जानते हैं, पिल्स को रिफाइन करने वाले अल्केमिस्ट फाइटिंग में ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन यह भी शुआनलिंग कॉन्टिनेंट के पावरफुल फोर्सेस में से एक है और उनके कनेक्शंस चारों तरफ फैले हुए हैं। इसके बाद आते हैं नाइटमेयर वैली। इसके लोग स्पेशली सोल ट्रेनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। भले ही इनकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन सोल अटैक्स में मास्टरी की वजह से ये अपने से कुछ पावरफुल अपोनेंट को भी संभाल सकते हैं। आखिरकार सोल अटैक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है एस्ट्रोलॉजी वैली। इनको इन तीनों वैलीज में से सबसे ज्यादा कमजोर कहा जा सकता है। इनका बेसिकली काम होता है प्रोफेसी करना, यानी कि भविष्यवाणी करना।
ये आसमान में स्टार्स के पावर से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। और अगर बात करी जाए 4 सेक्ट की तो ये हैं पॉइजन सेक्ट, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट, मिंग सेक्ट और सोलोमन सेक्ट। पॉइजन सेक्ट जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पॉइजन सेक्ट के लोग पॉइजनस दुइकी को प्रैक्टिस करते हैं और पॉइजन सेक्ट का जो लीडर है वो ग्रेट एरोडिंग पॉइजन बॉडी को पजेस करता है। और जब उसकी पावर पीक लेवल पर पहुंच गई तो रॉयल फैमिली ने काफी सारे एक्सपर्ट्स को उसको जान से मारने के लिए भेजा, लेकिन अंत में जाकर वह हजारों सोल्जर्स पॉइजन सेक्ट के लीडर के द्वारा मारे गए। आखिर में कोई और रास्ता न होने के कारण रॉयल फैमिली को अपने कदम पीछे लेने पड़े और इस तरह से शुरुआत हुआ पॉइजन सेक्ट का, जो उन लोगों के लिए हेवन की तरह था जिनको सोसाइटी से पॉइजनस एनर्जी और बॉडी होने के कारण बाहर निकाल दिया जाता था। तो वह लोग पॉइजन सेक्ट को ज्वाइन करते। और जैसा कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का नाम है, ये स्पेशली स्वॉर्ड टेक्निक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करते। ये अपने स्वॉर्ड इंटेंट को समझकर स्वॉर्डमैनशिप की पिनिकल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आते हैं मिंग सेक्ट। ये वो लोग होते हैं जिनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसके साथ ही यह छुप कर अटैक करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जब ये खुद को रिवील करके अपने एनिमी पर अटैक करते हैं तो उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता, जिस वजह से मिंग सेक्ट के लोगों को हिडन असैसिन्स भी कहा जाता है, यानी कि छुपकर अटैक करने में एक्सपर्ट। और सबसे आखिर में सोलोमन सेक्ट ही एक ऐसा अकेला सेक्ट है जो हर तरह के डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करता है, जिसके साथ इसको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस सेक्ट भी कहा जाता है। ये अपने स्टेटस को हमेशा लो रखने की कोशिश करता है और उनके बारे में दोनों ही प्रकार की अच्छी और खराब खबरें फैलती रहती हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद चिंग युआन बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, जैसे कोई छोटा बच्चा अच्छा काम करने के बाद तारीफ का इंतजार करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही वो जियाओ यान को देख रही थी। चिंग युआन ने जब चीजों के बारे में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था तो उसको जानकर जियाओ यान भी हैरान रह जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, चलो हम सिटी की तरफ चलते हैं। उसके बाद वह लोग आगे बढ़ गए थे, पर जियाओ यान यह नोटिस नहीं कर पाता है कि जब उसने चिंग युआन के हाथ को पकड़ा था तो उसके गाल लाल हो चुके थे। किंग चिन सिटी के मेन गेट पर हम कई सारे गार्ड्स को देखते हैं। जब उनका ध्यान जियाओ यान की तरफ जाता है तो उनमें से एक बंदा कहता है, पहले तुम अपने बैम्बू हैट को उतारो। जिसके बाद सब जियाओ यान और चिंग युआन अपने सर से उस बैम्बू हैट को हटाते हैं तो वह गार्ड कहता है, ठीक है, इन्हें जाने दो, ये वो लोग नहीं। सिटी गेट पर वह गार्ड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे कि वो किसी की तलाश कर रहे थे। तभी एक बंदा कहता है, जब से म्यू फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है इस सिटी में बैन लगा दिया गया है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं। शायद यह लोग किलर को सर्च कर रहे हैं। जिस पर उसका साथी कहता है, किसे पता, अगर वह किलर सच में इतना पावरफुल है कि उसने म्यू फैमिली को अकेले ही खत्म कर दिया तो जरूर उसका बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं होगा। उसके पीछे भी कई सारे लोग मौजूद होंगे। तुम भी थोड़ा संभल के रहना। मैंने सुना है कि वह किलर अभी भी सिटी के अंदर मौजूद है। जब ये सभी लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी जियाओ यान और चिंग युआन सिटी में एंटर करते हैं। जियाओ यान उनकी बातों को सुनकर क्यूरियस होकर कहता है, चिंग युआन, क्या तुम्हें पता है आखिर म्यू फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया? ये सुनकर उसके चेहरे पर फिर से सैडनेस साफ दिखाई देती है तो वह कहती है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। शायद म्यू फैमिली के लीडर के पास कोई स्पेशल ट्रेजर होगा। भले ही म्यू फैमिली में चिंग युआन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी म्यू फैमिली वह जगह था जहाँ पर चिंग युआन बड़ी हुई, इसलिए म्यू फैमिली के डिस्ट्रॉय हो जाने से उसे भी काफी दुख हुआ था। जियाओ यान उसको कंफर्ट करते हुए कहता है, इंसान कितना भी निर्दोष क्यों न हो, लेकिन कीमती चीजें उसे दोषी बना ही देती हैं। इतना कहने के बाद जियाओ यान चिंग युआन के साथ मेडिसिन स्टोर की तरफ चला जाता है। पर जब जियाओ यान ने अपने स्टोरेज ड्रिंक को चेक किया था तो पता चलता है कि जियाओ यान अभी कंगाल था, मतलब कि उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। जिसको देखकर वो चिंग युआन से कहता है, चलो सबसे पहले हम ऑक्शन हाउस चलते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ मेडिकल पिल्स को सेल करना है, जिसके साथ ही कुछ चीजों को भी खरीदना है। जिसको सुनकर चिंग युआन जियाओ यान को लेकर एक ऑक्शन हाउस की तरफ चली जाती है। सीन चेंज होता है। हम एक बड़े से दरवाजे को देखते हैं जिसके ऊपर एक बोर्ड दिखाई देता है और इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था सुबायुआन। ये इस ऑक्शन हाउस का नाम था। ये सुबायुआन किंग चिन सिटी के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को सेल करने और परचेज करने का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस था। और क्योंकि जियाओ यान नहीं चाहता था कि कोई भी चिंग युआन को पहचाने, इसलिए वह दोनों लोग एक ब्लैक कलर के क्लोक को पहन लेते हैं। जैसे ही वह दोनों लोग अंदर जाते हैं, जियाओ यान एक फेमिलियर और रिफ्रेशिंग सेंट को फील करता है। तभी एक बंदा अपने चेहरे पर स्माइल को शो करते हुए कहता है,
आप दोनों को क्या चाहिए, क्योंकि जुबायुआन एक फेमस ऑक्शन हाउस था। यहाँ पर लोग मेडिकल पिल्स और इंग्रेडिएंट्स को परचेस और सेल करने के लिए आते जाते रहते थे, पर अंत में जाकर वह अपनी असली रूप को दिखा ही देते हैं, मतलब कि ये अपनी रियल आइडेंटिटी को शो कर देते थे। लेकिन जियाओयान की जैसे इस तरह से मिस्टीरियस क्लॉक में आना ये बहुत ही रियरली होता था। जियाओयान अपनी आवाज को लो रखते हुए कहता है, मैं यहाँ पे कुछ मेडिकल पिल्स को ऑक्शन करना चाहता हूँ, और बाय द वे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। जिस पर वह बंदा कहता है, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप किस ग्रेड के मेडिकल पिल को ऑक्शन करना चाहते हैं, और जहाँ तक बात रही मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की तो आप उसकी चिंता मत करो, हमारे जुबायुआन ऑक्शन हाउस में आपको सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। जियाओयान कहता है 9th ग्रेड की गोल्डन पिल। इसको सुनकर वह बंदा कहता है, क्या? उस बंदे के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर जियाओयान कहता है, क्या हुआ, क्या मेरे मेडिकल पिल की रैंक काफी लो है? वो बंदा कहता है, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आप प्लीज यहाँ पर बैठो, मैं अपने मैनेजर को बुलाता हूँ। साफ तौर पर वो बंदा काफी हैरान हो चुका था। स्ट्रेंथ काफी जल्दी ग्रो करती है, पर एक अल्केमिस्ट को अपने लेवल को बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ता है। अल्केमिस्ट के लिए अपनी सोल पावर को बढ़ाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, जिस वजह से दोईकी कॉन्टिनेंट की तरह दाऊदी कॉन्टिनेंट में भी अल्केमिस्ट काफी रेयर होते हैं। और बात रही उस बंदे के हैरान होने की, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि नॉर्मली इस ऑक्शन हाउस के अंदर लोग 6 रैंक के मेडिकल पिल को ही ऑक्शन करने के लिए आते थे। 9th ग्रेड की तो बात ही अलग है। तभी एक मिडिल एज्ड मैन सामने से जियाओयान की तरफ आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हेलो सर, मेरा नाम जिया किंगहे है। मैं एक 1st रैंक एम्परर अल्केमिस्ट और इस ऑक्शन हाउस का मैनेजर हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ऑक्शन करना चाहते हैं? जियाओयान एक पोलाइट आवाज में कहता है, 9th ग्रेड की मेडिकल इंग्रेडिएंट और कुछ हीलिंग पिल्स हैं जो मैं ऑक्शन करना चाहता हूँ। इसके बाद बदले में मुझे कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ मैनेजर किंगहे कि आप इसमें मेरी मदद कर पाएंगे। जब मैनेजर किंगहे उन 9th ग्रेड के गोल्डन पिल्स को जियाओयान से ले लेते हैं तो वो खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाए थे। जिस तरह से जियाओयान ने उन चीजों को हवा में उड़ाकर मैनेजर को पास किया था, मैनेजर जिया किंगहे के दिल का शौक और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह कहते हैं, चीजों को हवा में उड़ाना ये एक दाऊदी की पावर है। इसके बाद वह मैनेजर कहते हैं, सर प्लीज आप कुछ समय तक इंतजार करो। इतना कहने के बाद वह पीछे मुड़कर जाने लगते हैं और तभी जियाओयान कहता है, मैनेजर किंगहे, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जिस वजह से मैं अपनी मनी को लेना भूल गया था, इसलिए मैं अपनी मेडिकल पिल्स को जल्दी जल्दी ऑक्शन करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को खरीद सकूं। जिसको सुनकर मैनेजर किंगहे कहते हैं, मिस्टर क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हो? ओरिजिनली मैं इसको थोड़ा सा एडवर्टाइज करना चाहता था, जिससे इन सभी चीजों की प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पर क्योंकि आप जल्दी में हैं तो मैं जल्दी से ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करता हूँ और साथ में आपको जो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको लाने के लिए किसी को वेयर हाउस भेजता हूँ। जैसे ही मैनेजर किंगहे उस जगह से चले जाते हैं, एक सुंदर सी लड़की अपने हाथों में टी कप के साथ उस कमरे में एंटर करती है। जियाओयान को अच्छे से पता होता है कि इन चीजों में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। आखिरकार इसमें टाइम लगता है, जिस वजह से वो उस कमरे में एक जगह पर बैठकर मेडिकल टी को एंजॉय करने लगता है। जब वह लड़की जो अपने हाथों में टी कप को लेकर अंदर आई थी देखती है कि जियाओयान की नजरें बिल्कुल गलत नहीं है, तो वह थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उसके यहाँ पर आने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उसको अपने सामने इस इंसान को अच्छे से सर्व करना है, फिर चाहे उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ही क्यों ना हो। फॉर्चुनेटली जियाओयान उस तरीके का इंसान नहीं था। जियाओयान जो अभी उस कमरे में एक जगह पर बैठा हुआ था, वह उस पूरे कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, तो उसे पता चलता है कि भले ही उस कमरे का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल हो, फिर भी जियाओयान वहाँ पर एक इनविजिबल प्रेशर को महसूस कर पा रहा होता है और वह समझ नहीं पाता कि आखिर इसका कारण क्या है। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, यह जरूर एक फॉर्मेशन होगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह का प्रोटेक्शन होगा। जब से चिंग युआन ने जियाओयान को फॉलो करना शुरू किया था, तब से गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे एकदम से साइलेंट मोड में चले गए थे, जिस वजह से जियाओयान को तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं उनके साथ कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। जियाओयान कहता है, मास्टर आखिर आपने मुझे चिंग युआन को साथ रखने के लिए क्यों बोला? क्या इसके पीछे कोई कारण है? जिसको सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, आखिर तुम इतनी नॉनसेंस क्यों कर रहे हो?
समय आने पर तुम्हें अपने आप इसके बारे में पता चल जाएगा। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो कि तुम कितने ज्यादा लकी हो। भले ही तुम अभी कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जाकर तुम मुझे इसके लिए थैंक यू बोलने वाले हो। जब यह दोनों टीचर स्टूडेंट बात कर रहे थे, तभी मैनेजर किंग ही फिर से इस रूम में एंटर करते हैं और कहते हैं, सर, आपके सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ऑक्शन कर दिया गया है। इसका टोटल पूरा हुआ है 5 मिलियन, और अगर उनमें से 1.5 मिलियन और 10% हैंडलिंग फी काट लिया जाए तो बाकी बचते हैं 3 मिलियन। इतना कहने के बाद किंग ही एक इंटरमीडिएट लेवल की ब्लू नेवी रिंग और क्रिस्टल कार्ड जिसके ऊपर टाइगर का पैटर्न बना हुआ था, दोनों को बाहर निकालते हैं और कहते हैं सभी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं। इसके बाद वह उसको जियाओ यान को देते हैं, और जब वो टी सर्व करने वाली लड़की जियाओ यान के हाथों में टाइगर पैटर्न क्रिस्टल कार्ड को देखती है तो उसकी आंखों में हैरानी भरा एक्सप्रेशन दिखाई देता है, और वह अपने मन में कहती है, इस टाइगर पैटर्न क्रिस्टल कार्ड को तो सिर्फ दाऊदी या उससे ऊपर के लेवल वाले एक्सपर्ट ही इस्तेमाल करते हैं। क्या ये लड़का सच में एक दाऊदी एक्सपर्ट है जो 9th ग्रेड की मेडिकल पिल को रिफाइन कर सकता है? मैनेजर किंग ही से सभी चीजों को लेने के बाद जियाओ यान कहता है, मैनेजर किंग ही, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। जियाओ यान को वहाँ से जाते हुए देख मैनेजर किंग ही कहते हैं, मिस्टर, मैं आपको इस तरीके से रोकने के लिए माफी चाहूँगा, लेकिन म्यू फैमिली के मैटर की वजह से इस समय सिटी मार्शल लॉ के अंदर आ चुकी है। आपको बाहर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने सुन रखा है कि वो जो भी किलर है वो अल्केमिस्ट को सबसे पहले टारगेट करता है। क्योंकि जियाओ यान एक हाई लेवल का अल्केमिस्ट था, इसलिए मैनेजर किंग ही जियाओ यान पे जुबायुआन ऑक्शन हाउस के अच्छे इंप्रेशन को छोड़ना चाहते थे। जियाओ यान मैनेजर किंग ही की तरफ अपने दोनों हाथों को करते हुए कहता है, मैनेजर किंग ही, इसके बारे में मुझे याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद जियाओ यान वहाँ से निकल जाता है, और जब जियाओ यान वहाँ से चला जाता है तो मैनेजर किंग ही के पीछे मौजूद बंदा कहता है, मास्टर, आखिर इस इंसान की आइडेंटिटी क्या है और इसके पास इतनी सारी 9th ग्रेड की गोल्डन पिल्स कहाँ से आई, और आखिरकार इस इंसान ने इतने हाई लेवल के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को क्यों परचेज किया? यह सुनकर किंग ही कहते हैं, मुझे भी इसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यह हाई लेवल का अल्केमिस्ट है। हो सकता है इस इंसान के रैंक मुझसे भी ज्यादा हो, और ऐसा मैं उसके बॉडी से निकलने वाले प्रेशर को सेंस करके कह सकता हूँ। और इतने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स उसने परचेज क्यों किया, इसका साफ मतलब है। पर तुम्हें इस लेवल के लोगों के बारे में ज्यादा पूछना नहीं चाहिए, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। इसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान जाने वाले हैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन और काफी सारे लोगों को सरप्राइज करने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप सभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन को दुईकी कॉन्टिनेंट के पिल टावर के जैसे मान सकते हैं, जहाँ पर जियाओ यान एक एल्डर बनने के लिए टेस्ट देने वाला है। लेकिन आखिर उसको एक एल्डर बनने की क्या जरूरत है, इसके बारे में भी पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।